सो स्टेप्स एकदम शांत इन रेस्पायरेशन। ये हमारा आखिरी टॉपिक था और यहीं से शुरू करते हैं। हमने कहा था पहला स्टेप हमारे लिए ब्रीदिंग है, दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एकदम शांत एट एल्वुलाई, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और चौथा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू, और पांचवा है सेलुलर रेस्पायरेशन। कल बहुत मन लगा करके हम लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ा कि हमारे रेस्पायरेशन में 5 पार्ट है। और एक और इंफॉर्मेशन, 246 के हिसाब से आज 246 है, तो आज मैं आपको अलाउ करता हूं कि आज क्लास नहीं है, तो इसका मतलब वी विल स्टार्ट विद द सैटरडे, ठीक है। तो आज 246 को मैं एग्जाम कर रहा हूं, इसका मतलब आज शाम को कोई क्लास नहीं, और कल आपको आना नहीं है शाम को। कल किसको आना है? R2 को। तो सैटरडे को आपको आना है। आज दिन कौन सा है? थर्सडे। हाँ नहीं बेटा, चूंकि अभी हम लोगों ने इनको बताया नहीं है, बाकी लोगों को पूरी तरीके से सूचना नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, शाम को हौच पौच होगा। तो आज भर के लिए और माफ कर दो, कल आएगा R2, परसों आप लोग आ जाएंगे। तो आज शाम की क्लास तो एंजॉय करिए, ठीक है? ठीक, तो बताओ कितने स्टेप हैं? 5। पहला कौन? ब्रीदिंग, दूसरा, तीसरा ट्रांसपोर्ट, और चौथा सेल। इन दोनों का नाम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। हाँ, इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, इसका सेल। इसे हमें पढ़ना, बाकी ये 4 स्टेप पढ़ने हैं। इसमें पहला, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बोलते हैं ब्रीदिंग के मेन 2 स्टेप्स हैं। देयर आर 2 स्टेप इन ब्रीदिंग। One is known as inspiration, दूसरा स्टेप है एक्सपायरेशन। Inspiration is also known as inhalation, expiration is exhalation। अब ये चीजें समझाने की नहीं है, तो आप लोग रोज करते हो, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। इनहेलेशन इज ब्रीद इन, एक्सहेलेशन इज ब्रीद आउट। लंग्स के रेस्पेक्ट में बहुत ध्यान देना है, हर एक चीज का एक मैकेनिज्म होता है। सो हियर इज 2 लंग्स, यस, एक राइट और एक लेफ्ट, इन अ कैविटी नोन एज थोरेसिक कैविटी। तो वी हैव द थोरेसिक कैविटी, ओके। तो बताओ लंग्स का के रेस्पेक्ट में एटमॉस्फेयर से, कहां से बेटा? एटमॉस्फेयर से गैसेस का लंग्स की तरफ जाना, इंस्पायरेशन, और लंग्स की तरफ से वापस आना, एक्सपायरेशन। तो याद रखना, ये आएंगी तो निकलेंगी नोज से। किससे? नोज। तो हमें फील होगा नोज और माउथ से, एयर का अंदर इंस्पायरेशन और एयर का आउटर एक्सपायरेशन। और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए भी नीड 2 कैविटीज। अगर ये भूले नहीं हो तो यस जल्दी बोलोगे। इस कैविटी का नाम
क्या ये थोरेसिक कैविटी है? और इस कैविटी का नाम? तो पल्मोनरी कैविटी और थोरेसिक कैविटी सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? और मैंने बताया था एक निगेटिव प्रेशर पर है, कौन? थोरेसिक कैविटी। और कल मैंने वो लाइन पढ़ाई थी कि एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी विल रिफ्लेक्ट इन, अगर मैं थोरेसिक कैविटी बढ़ाऊं तो पल्मोनरी कैविटी बढ़ जाए, और अगर मैं थोरेसिक कैविटी घटाऊं तो पल्मोनरी कैविटी, क्योंकि लंग्स पे हमारा कंट्रोल नहीं, हम लंग्स को फुला और कम नहीं कर सकते, तो हम किसको फुला और कम करें? थोरेसिक। तो जब हम थोरेसिक कैविटी को फुलाएंगे तो लंग्स फूल जाएंगे, थोरेसिक कैविटी को श्रिंक करेंगे तो लंग्स भी श्रिंक। तो हाउ मेनी कैविटी वी हैव? एक कौन? पल्मोनरी कैविटी, दूसरा थोरेसिक। और बेटा कितने प्रोसेस हैं? दो। एक कौन? इंस्पायरेशन, दूसरा सांस लेना, सांस छोड़ना, एक्सपायरेशन। और इनकी बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, अगर समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो मुश्किल है। चलो हटाते हैं इसे। चलो अब आपको थोरेसिक कैविटी का लॉन्गिट्यूडनल व्यू दिखाना है, तो ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल, तो आगे पीछे साइड में रिब्स। तो साइड में ध्यान सुनना, अगर मैं इसे मानूं कि ये सर स्टर्नम है, यस और नो? इट इज स्टर्नम, ओके। ये वाला बेस ऑफ नेक, बेस ऑफ नेक के बाद जो मैं ये बना रहा हूं ये क्या है? थोरेसिक वर्टेब्री। प्लीज इन्हें मान लीजिएगा कि थोरेसिक वर्टेब्री स्ट्रक्चर बहुत अच्छे नहीं होते मेरे, मैं जानता हूं, आप इन्हें वर्टेब्री मान लीजिएगा। कौन सी वर्टेब्री है? अच्छा बताओ यहां पर कौन है? डायफ्राम। हाँ, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में चूंकि रिब्स कट जाएंगी तो मुझे दिखानी नहीं चाहिए, एक्चुअली मुझे रिब्स काट जाएंगी, दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिखाऊंगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अजीब सा सेक्शन है जो बना रहा हूं मैं, तो आपको बनाना पड़ेगा। यस, बताइए यहां पर कुछ होंगी, क्या ये रिब्स हैं? यस, रिब्स में मसल्स हैं, नाम बताओ। हाँ, क्या ये इंटरकॉस्टल मसल है? यस। So these muscles are known as intercostal muscles. ये देखना, इनको रटना नहीं है तो तुमको मैं बताऊं, जो रिब्स होती हैं एक्चुअली उनका नाम होता है कॉस्टम। बोलो क्या नाम? कॉस्टम का मतलब होता है रिब्स। तो दो रिब्स के बीच की मसल का नाम इंटरकॉस्टल मसल। फिर से बोलो, इंटरकॉस्टल मसल, ओके। और एक मस्कुलर बेटा बहुत बड़ा मसल है जो हमारे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को बचाता है, बोलो क्या? सो दिस इज डायाफ्राम। बोलो कौन? डायाफ्राम। तो ये बताओ मसल है, दिस इज डायाफ्राम, दीज आर इंटरनल एक्सटर्नल। याद रखना, इन मसल को हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। और इंटरकॉस्टल मसल्स आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की हैं। एक का नाम है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। बोलो क्या? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो जो मैंने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को अगर आपको समझ में आ गया तो बताओ, आगे की बोन, पीछे की वर्टेब्री, नीचे एक पूरा का पूरा सीट है जो डोम शेप है। कैसा है? डोम शेप। फ्लैट है कि डोम शेप? यानी एक तिरछा है, इस तरीके का डोम शेप है। अगर आप एज्यूम कर सको तो उल्टा भगोने जैसा, याद रहेगा? या फिर आपने तसले देखे, ठीक वैसा है ये डोम शेप, याद रहेगा? तो याद रखना, इनके बाद ये है कॉस्टम। बोलो क्या है? कॉस्टम। व्हाट इज कॉस्टम? रिब्स। और इनके बीच की मसल का नाम इंटरकॉस्टल मसल। फिर से बोलो, इंटरकॉस्टल मसल्स। और कल मैंने आपको एक्सिस सिखाई थी, याद है? तो बताओ भाई, अगर आपको एक्सिस याद है और ये थोरेसिक कैविटी है, तो मैंने बोला था इस एक्सिस का नाम, मैंने कहा था इतना सीख के जाओ। बोलो एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर, पक्का? और इस एक्सिस का नाम, क्या ये डॉर्सोवेंट्रल है? डॉर्सोवेंट्रल। तो कोई भी चीज अगर ना समझ में आ रहा है तो बताना। अगर मेरी एक्सिस
इस तरीके से जाए, नेक से डायाफ्राम में जाए, एंटीरियर को, ये वाला पोर्शन एंटीरियर, ये वाला डॉर्सल, ये वाला। अगर मैं एक रॉड यहां से घुसाऊं, यहां निकालूं, डॉर्सो वेंट्रल, पक्का? यस, इसी को डॉर्सो वेंट्रल बोलते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं तो बताओ हमारी थोरेसिक कैविटी की कितनी एक्सिस? 2। एक कौन? एंटीरियर, दूसरा डॉर्सल, ये वाला, ओके। कितनी मसल्स? एक डायाफ्राम और एक इंटरकॉस्टल। इंटरकॉस्टल मसल हो गई। और इंटरकॉस्टल मसल भी कितने प्रकार की? 2। एक कौन? इंटरनल इंटरकॉस्टल, दूसरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। जैसे डंडा उठाओ, कोई और हो दिख जाए ऐसा कोई डंडा तो बताओ। थैंक यू। बस हो जाएगा। लाओ बैठ जाओ। जस्ट ट्राई टू सी दिस। इफ दीज आर द रिब्स, क्या बेटा? ओके, ये रिब है। ऐसी हमारे पास 12 पेयर, बोलो कितनी? 12 इधर, 12 इधर, तो 12 पेयर। 1 पेयर, 2 पेयर, 7 3 2, सुना है? 7 3 2, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो कुल मिला के बोलो 12 इधर और 12 इधर। कहां से कहां? स्टर्नम से रिब्स, स्टर्नम से रिब्स। कितनी पसलियां? 12 बाईं तरफ, 12 दाईं तरफ। तो ये रही हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार की रिब्स, कोई भी 2 रिब्स। ओके, इन 2 रिब्स पे हैंकी कहां गया मेरा? पकड़ो। यस, इन रिब पे मसल्स का अटैचमेंट, बहुत ध्यान सुनना। वैसे ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिंदगी भर के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे एमबीबीएस तक, और क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। ये इस वजह से मेरा काम बन जाएगा। ये है कॉस्टम, बोलो क्या है? कॉस्टम। एंड दीज आर द मसल्स। क्या है ये? मसल्स। मसल्स में ध्यान सुनना, इस तरीके की मसल्स का नाम है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। बोलो क्या? और जो मैं बताऊं उसको ध्यान से समझना। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जुड़ी अंदर होती हैं, कहां? और निकली बाहर, बाहर निकलने की वजह से एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, यानी नीचे वाली रिब्स में अंदर और ऊपर वाले में बाहर। पक्का? तो याद रखना, एक तरफ इनसाइड जुड़ा हुआ है, प्लीज इसे देखने की कोशिश करिए। ये कहां जुड़ा है? इनसाइड। और एक तरफ, और जब भी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कौन? एक्सटर्नल इंटर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, नीचे वाली रिब को ऊपर उठाएंगी। किसको उठाएंगी? ऊपर। तो इसका मतलब ये वाली भी किसी की, ये भी उठेगी, वो वाली भी। समझ में आया? तो बताओ ये कौन सी मसल? इंटरनल के एक्सटर्नल। और अगर मैं एक्सटर्नल इंटर मसल कॉन्टैक्ट कराऊं, तो एक्सटर्नल इंटर मसल का मतलब एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट अंदर की तरफ होते कि बाहर? किसी का नाम एक्सटर्नल क्यों? तो बाहर। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? और अगर बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिब्स वहीं रहेगी कि ऊपर उठेगी? ऊपर। जस्ट ट्राई टू सी दिस इन योर रिब्स। इफ देयर इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये खींचेगी किसको? नीचे वाले को। तो बताओ, मैं 7वीं ने किसको खींच, छठी ने किसको खींचा? 7वीं को। छठी को 5वीं ने, 5वीं को 4थी ने, 4थी को तीसरी को, दूसरी को पहली फिक्स है। तो पहली से लेकर 7वीं तक सारी रिब्स बची की खिंच गई? खिंच गए। और खिंची तो कहां आई? अंदर की बाहर? जस्ट ट्राई टू सी दिस। इट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन। यस और नो? अभी भी नहीं आया? आया? तो बताओ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अगर कांटेक्ट हुई, कौन सी मसल? तो अगर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट हुई तो जो मैं पूछूं वो बताना। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अगर कांटेक्ट हुई तो बताओ, रिब्स अंदर आई कि बाहर? स्टर्नम अंदर की बाहर? बाहर। तो स्टर्नम अगर बाहर आई तो बताओ, स्टर्नम अपनी पोजीशन वही रखी कि चेंज कर दी? तो जो व्हाइट वाला है, इट इज अ चेंज पोजीशन। यस और नो? और रिब्स भी
बाहर मतलब अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। मोशन नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो, रिप्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, किसकी वजह से? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। तो बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये रिप्स को फॉरवर्ड करेंगी। कहां करेंगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे, एंड अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। और फॉरवर्ड एंड अपवर्ड बड़ा हुआ, फॉरवर्ड और अपवर्ड अगर बाहर आया तो रिब केज अंदर की बाहर, तो जो आपका कंकाल है हड्डियों का पसलियों का वो अंदर की बाहर, और स्टर्नम भी बाहर, और स्टर्नम भी बाहर। तो बताओ ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस? डॉर्सी वेंट्रल एक्सिस घटी की बढ़ गई? बढ़ गई। सर नहीं आया? आया? तो बताओ डॉर्सी वेंट्रल एक्सिस क्यों बढ़ी? कौन सी मसल कांटेक्ट हुई? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। और उसी समय डायाफ्राम कांटेक्ट हुआ। कौन कांटेक्ट हुआ? और डायाफ्राम जब कांटेक्ट होगा तो डोम हो जाएगा कि फ्लैट? हाँ? तो बताओ पहली पोजीशन ये थी, अभी ये पोजीशन है। तो बताओ कौन सी एक्सिस बढ़ी? एंटीरियो पोस्टीरियर। बताओ कौन सी एक्सिस बढ़ गई? एंटीरियो। तो बताओ डायाफ्राम नीचे आया। कहां आया? नीचे। अब आपने ग्लास में गुब्बारा बांध रखा, गुब्बारा नीचे खींचा, बताओ ग्लास का वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। नहीं समझ में आया? तो बताओ डायाफ्राम कांटेक्ट होने पर कौन सी एक्सिस बढ़ी? और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। तो बोलते हैं डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एनसीईआरटी लिखती है डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स की कॉन्ट्रैक्ट, तो ये डोम हो गया कि फ्लैट? और अगर ये फ्लैट हो गया तो कौन सी एक्सिस? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस ये बढ़ गई। अब जरा ध्यान सुनो, डायाफ्राम ने किसे नीचे दबाया? डायाफ्राम ने किसे नीचे दबाया? एब्डोमेन। फिर से बोलो, फिर से बोलो। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल ने किसको बाहर निकाला? स्टर्नम और रिब्स। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। हाँ? और हमें बताया गया है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। सुने हो? व्हाट इज पी? वी एन आर कांस्टेंट टी। थोरेसिक कैविटी का टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट। थोरेसिक कैविटी में आर भी कांस्टेंट। अभी नई गैस घुसी नहीं है, अभी नई गैस घुसी और तब ये हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या बढ़े? क्या कम होगा? क्या बढ़े? क्या कम होगा? तो बताओ जब तुमने एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ाई और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ाई, क्या बढ़ गया? सो वॉल्यूम विल इंक्रीज। कोई बेवकूफ भी होगा जो नहीं बता पाएगा वॉल्यूम घटा के बढ़ गया। और अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज। घट गया किसके रेस्पेक्ट में? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में प्रेशर बढ़ा कि घट गया? और चीजें कहां से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चली। तो बताओ इंस्पायरेशन हुआ कि एक्सपायरेशन? इंस्पायरेशन। अभी भी नहीं आया? तो बताओ इंस्पायरेशन में कौन सी दो मसल इन्वॉल्व है? ये लोग इसको इतना हवा बना देते हैं कि मैं घबरा जाता हूं कि इसको क्यों नहीं समझ में आता। बोला गया इंस्पायरेशन में कौन सी दो मसल पर इन्वॉल्व है? एक कौन? डायाफ्राम। एक कौन? एक्सटर्नल। पक्का? तो बताओ दो मसल्स, एक का नाम है डायाफ्राम और एक का एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये दोनों मसल इन्वॉल्व हैं इंस्पायरेशन, एंड दैट्स व्हाई इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? एक्टिव। मैं यहां चार्ट बना रहा हूं, अब ध्यान सुनिएगा। इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, जब आप चुपचाप सांस ले रहे हो, किसी को पता नहीं चल पा रहा, क्वाइट मतलब शांति से, एकदम बदतमीजी नहीं। इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, आप बगल वाला सांस ले रहा, आप सांस ले रहे हो, किसी को पता ही नहीं चल पा रहा। अब नॉर्मली एयर इन जा रही, नॉर्मली एयर आउट जा रही। इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग द इंस्पायरेशन
सांस लेने में इंस्पायरेशन मतलब ब्रीद इन कि ब्रीद आउट, इट इज एक्टिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? और इस प्रोसेस के दौरान कौन सी दो मसल इन्वॉल्व होंगी? हाँ, कौन सी दो मसल? एक का नाम है डायाफ्राम, फिर से बोलो, डायाफ्राम, और दूसरी का नाम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और अगर ये दोनों मसल कहीं तो कौन कौन सी एक्सिस बढ़ेगी? क्या डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ जाएगी? एक स्टूल उठाओ, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस क्या बढ़ जाएगी? नो सर। और बताओ एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ जाएगी? तो दोनों एक्सिस बढ़ जाएंगी। माफ करिएगा, मेरे पास इससे बेटर कोई एग्जांपल नहीं है। इफ इट इज अ बेस ऑफ नेक, इट इज अ बेस ऑफ एंड इट इज अ डायाफ्राम, तो यू हैव टू एज्यूम द डायाफ्राम। यहां पर एक डायाफ्राम एज्यूम करना पड़ेगा। मान के चलो यहां एक मेम्ब्रेन लगी, और मेम्ब्रेन कैसी लगी है? डोम से। फिर से बोलो, डोम से। कैसी? तो अगर डोम से मेम्ब्रेन है तो बताओ ये मेम्ब्रेन ऊपर उठी है कि नीचे? ऊपर। हाँ, ऊपर। आ जाओ, ऐसे पकड़ो, एंड लेट सपोज इट इज अ डायाफ्राम, और ये डायाफ्राम डोम शेप है। कैसा है? डोम शेप। पूरे में एज्यूम करना पड़ेगा, मेरे पास उतना बड़ा डायाफ्राम है नहीं। सी, इसको पकड़ो, यहां पर टोपी लगा दे। अरे ठीक है, मेरा ही कपड़ा गंदा होगा तो ठीक है, इसको पकड़ो। एंड नाउ दिस इज अ डायाफ्राम। जरा इसको देख लो, डायाफ्राम। समझ गए? आप लोग कई बार डायाफ्राम को लाइन समझते हो, लाइन नहीं है, डोम से। और ये बेटा अंदर की तरफ है। कहां पर है? अंदर। अब बताओ ये वाली एक्सिस जहां से पेन आ रहा है, हाँ, ये वाला, ये डॉर्सो वेंट्रल कैसे बढ़ा, याद हो गया? अगर मैं इसको पकड़े रहना बेटा, अगर मैं इस डायाफ्राम को, किसको बेटा? डायाफ्राम खींचूं, एंटीरियो पोस्टीरियर घटेगा क्योंकि नेक बढ़ गई? नहीं, डायाफ्राम नीचे आया। इसका मतलब कौन सी एक्सिस बढ़ी? एंटीरियो। तो बताओ डायाफ्राम खींचने पर डायाफ्राम किसको धक्का मारेगा? नीचे। नीचे कौन है? एब्डोमेन। हाँ, एब्डोमेन। थैंक यू वेरी मच। नीचे कौन है? एब्डोमेन। तो बोलते हैं जैसे ही डायाफ्राम नीचे धक्का जाएगा एब्डोमेन हिलेगा। कौन हिलेगा? एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के जितने भी कंटेंट हैं वो हिलेंगे। इसलिए जब आप नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो, क्या? तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल का मसल का रोल केवल 10 से 20% ही है। उस ब्रीदिंग में 80 से 90% रोल केवल डायाफ्राम का है। इसका मतलब पूरी सांस लेने में किसका ज्यादा रोल, किसका कम? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इसलिए नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में चेस्ट बार बार मूव नहीं करता। कौन ज्यादा मूव? डायाफ्राम। तो अगर मैं रेस्पिरेटरी रेट काउंट करने के लिए बोलूं, क्या? एवरीवन हियर, लिख तो तुम लोगे ही, और लिखने दूंगा मैं। कुछ बच्चे लिख पा रहे हो? खड़े हो, शर्माना नहीं। जब लिख पाना, जब आ जाए तो बताना, और ना आए तो तुरंत हाथ उठा देना कि सर नहीं आया, फिर से बताओ। तो फिर बताऊंगा, पैसा लिया है तुमसे, बैठो। अभी तुम ही नहीं बोलोगे तो कैसे माने? बता ठीक। अरे कल एक्चुअली मुझे अपना बचपन याद आ गया। और मुझे समझ में आता नहीं था, केमिस्ट्री पढ़ने आया था तो मुझे मालूम था मोल माने मस्सा। तो जब टीचर ने पूछा डू यू नो अबाउट द मोल, हमने कहा यस। मोल माने? बोले व्हिच इज सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने कहा HCl। दिस वॉज माई स्टैंडर्ड। मैं गांव से आया था, 12th किसी तरीके से नकल से पास कर लिया था। और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे स्मार्ट लड़के हैं, लड़कियां, वो सब कुछ जानते थे। तो मैं बैठ के घर में रोता था, कहाँ फंस गया, क्या तैयारी करने लगे। लेकिन मेरे जैसे बेवकूफ का सिलेक्शन हो गया। मैं MBBS कर लिया हूं बेटा, पास हूं, नौकरी भी कराया। तो तुम तो होशियार हो यार, कम से कम तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड मालूम है? बताओ।
H2SO4 तुम हमसे ज्यादा होशियार हो। जब मेरा हो सकता है तो तुम्हारा तो 100% हो सकता है। देखो अभी सुनो शांति से। तो हमारे पास एक एक्सिस कौन सी है? एंटीरियो पोस्ट, और एक कौन सी? डॉर्सोवेंट्रल। तो जब मैं एमबीबीएस के पोस्टिंग में गया, जब मेरे को मरीज के पास भेजा गया, और ये प्रोफेसर जानबूझ के करते हैं, प्रोफेसर ने कहा कि वो पेशेंट नंबर बेड नंबर 4 में जो पेशेंट है उसका रेस्पिरेटरी रेट काउंट करके आओ। तो मैंने कहा रेस्पिरेटरी रेट कैसे काउंट करते हैं? आई वॉज टोटली आउट ऑफ माई माइंड, मुझे मालूम नहीं था कैसे काउंट करते हैं। तो वहां एक बूढ़े दादा सो रहे थे, तो मैंने उनके नाक के सामने हाथ लगाया। ऐसे ही काउंट करते होंगे। और वो प्रोफेसर वहां से मुझे धीरे से देख रहा और हंस रहा। उसने कहा काउंट करके आओ कि 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है। तो मैं बाप गया, दादाजी को देख रहा हूं, दादाजी की आंख खुली, बोले कौन है? हमने कहा सांस गिनना है। तो बोले गिनो। अगर आप सांस का रेट गिनने गए और नाक में हाथ लगा रहे हो, आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं। बिकॉज इट इज अ नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, इट इज नॉट लाइक ऐसा नहीं है। तो आप कैसे काउंट करने लगे? बोले यहां से समझ में नहीं आएगा, चेस्ट देखते हैं। मत देखना, क्योंकि नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में चेस्ट हिलता नहीं है। क्योंकि कितना रोल है? 10 to 20। कौन हिलेगा? एब्डोमेन। तो जब तुमसे कहा जाए सांस गिनो, तो कहा देखोगे? नाक, चेस्ट की पेट, पेट ऊपर एक बार, 1 2 3। और ये पेट क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? कौन हो रहा है? तो डायाफ्राम का रोल कितना है? 80 to 90। इसीलिए नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इट इज नोन एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। बोलो क्या? इट इज नोन एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ऐसी ब्रीदिंग जिसमें एब्डोमेन इन्वॉल्व भले ना हो, लेकिन दिखाई कहां से पड़ती है? एब्डोमेन। एंड नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते वक्त हमने कौन कौन सी 2 मसल कॉन्ट्रैक्ट की? एक कौन? डायाफ्राम, और एक कौन? एक्सटर्नल। क्या डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कौन सी एक्सिस बढ़ी? एंटीरियो पोस्टीरियर। वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हुई। कौन सा वॉल्यूम घटा? बस कौन सी एक्सिस बढ़ी? डॉर्सोवेंट्रल। वॉल्यूम बढ़ा, ऊपर नीचे भी बढ़ा, आगे पीछे भी बढ़ा। टोटल वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। और बढ़ गया तो बताओ फॉर्मूला, PV = NRT। इस हिसाब से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या बढ़ गया? क्या कम होगा? तो बताओ यहां पर वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ा किसका? थोरैसिक कैविटी। फिर से बोलो। और थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो थोरैसिक कैविटी में होगा वही लंग। तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, तो प्रेशर घटा किसके रेस्पेक्ट में? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई, लंग का लो। फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर। गैसेस अंदर आई, गैसेस का अंदर आना इंस्पायरेशन। फिर से बोलो। पैसिव की एक्टिव? एक्टिव। फिर से बोलो। और याद रखना, एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस। एक्सपायरेशन इज, सांस छोड़ने में कोई मेहनत नहीं लगानी है। बोले क्यों नहीं लगानी? सांस लेने में मेहनत लग रही है। एक्सपायरेशन इज पैसिव। क्यों पैसिव? क्योंकि जो मसल कांटेक्ट थी उसका नाम क्या था? डायाफ्राम। और ये जिंदगी भर कांटेक्ट नहीं रहेगी, तो इलास्टिसिटी की वजह से रिकॉइल करेगी, और रिकॉइल करेगी तो अपनी पोजीशन में पहुंच जाएगी। नहीं आया? और जब वो वापस पहुंची तो फ्लैट से क्या हो गई? डोम। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी हमेशा कांटेक्ट, तो वो भी बेटा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगी तो वो भी अपनी पोजीशन में पहुंच जाएंगी। यहां से फिर से यहां पहुंच गए, तो बताओ क्या घटा? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या घटा? हाँ? और तब तक एयर अंदर आ चुकी थी, तो ये ओरिजिनल जैसा कि ओरिजिनल से ज्यादा एयर है? ओरिजिनल से ज्यादा। और इसलिए यहाँ वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? घट गया। प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर अगर यहां से बढ़ गया तो हाई प्रेशर से लो। इंस्पायरेशन के एक्सप्रेस कराना पड़ा। कराना पड़ा कि अपने आप? अपने आप। क्या कराया? क्या हो गया? कई बार लोग पूछते हैं एक्सपायरेशन के लिए मसल बताओ। नो मसल इन्वॉल्व इन एक्सपायरेशन, क्योंकि मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
there is a no involvement of muscle. No involvement of muscle. Only elastic recoiling. केवल इलास्टिक रिकॉइलिंग हुई और चीजें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गई. इंस्पायरेशन हुआ कि एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन. लिख लिया बेटा? हटा दें? नहीं लिख लिया? अब मैं पूछूंगा तो बता दोगे? तो अब मैं पूछूंगा तो बताना. चलो, मैंने आपको पढ़ाया कि आपके पास दो कैविटी हैं. एक कौन? थोरेसिक, एक पल्मोनरी. थोरेसिक कैविटी का चेंज पल्मोनरी कैविटी में आएगा. थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी तो लंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी. थोरेसिक कैविटी घटेगी तो लंग कैपेसिटी भी घटेगी. किस पे कंट्रोल नहीं है? लंग. किस पे कंट्रोल है? थोरेसिक. क्योंकि थोरेसिक में मसल है. थोरेसिक कैविटी की कितनी एक्सिस? दो. एक और एंटीरियो पोस्टीरियर, एक डॉर्सो वेंट्रल. दोनों एक्सिस हैं. दोनों एक्सिस को बढ़ाया जा सकता है. बताओ, डायाफ्राम नीचे आएगा? बताओ कितना? डायाफ्राम नीचे आया. कौन सी एक्सिस बढ़ी? एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट हुई. कांटेक्ट हुई तो बताओ, रिब्स इनसाइड के आउटसाइड? अपवर्ड की बैकवर्ड? अपवर्ड. और बैकवर्ड की फॉरवर्ड? अपवर्ड और फॉरवर्ड. रिब केज घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया. एब्डोमेन नीचे गया? डायफ्राम नीचे गया? ज्यादा रोल किसका? डायफ्राम. कम किसका? चेस्ट का. क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहां पर है? चेस्ट. तो रोल किसका ज्यादा? तो बताओ ये दिखेगा कहां? पेट में. सो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इज नोन एज एब्डोमिनल. हाँ, क्योंकि इसको काउंट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? एब्डोमिन. पक्का? किसका कितना रोल? डायफ्राम का कितना? 80 से 90. और बताओ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल 10 से 20. इसका मतलब आपकी नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन के लिए दो मसल हैं. दोनों के नाम बताओगे? बोलो कौन? डायफ्राम. दूसरा, अब मैं हटा रहा हूं, किसी ने ना लिखा हो तो बता देना बेटा. सबने लिखा? आप हाँ रुक जा रहे. क्योंकि जब तक मैं पूछ नहीं लूंगा आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं. ये सब देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, ब्रेन में नहीं है, बेकार है. टीचर को लगता है उसने बहुत अच्छा पढ़ा है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया. हर टीचर को अच्छा लगता है उसको बड़ा उसने, क्योंकि वो तो समझ ही रहा है. अभी हटा दूं? पक्का कोई बंदा हाथ उठाए जिसको ना लिखा हो? ओके, थैंक यू. अब बताओ, थोरैक्स दिख रहा? ऊपर, नेक, नीचे, साइड में, रेप, आगे, पीछे. क्या यहां मसल हैं? इंटरकॉस्टल. एक की दो? एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल. मैंने इंटरनल को छुआ? एक्सटर्नल छुआ है? एक्सटर्नल अंदर कांटेक्ट होगी, बाहर? बाहर कांटेक्ट. रिब बाहर आएगी, फॉरवर्ड होगी, रिब केस आगे बढ़ेगा. स्टर्नम आगे की बाहर? तो बताओ ये एक्सिस बढ़ेगी. इसका नाम डॉर्सल, इसका नाम वेंट्रल. डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ गई, वॉल्यूम घटा की बढ़ा. उसी समय डायफ्राम नीचे गया. डायफ्राम नीचे गया, एब्डोमेन पुश किया. एक्सिस एंटीरियो पोस्टीरियर. एंटीरियो पोस्टीरियर भी बढ़ी, डॉर्सो वेंट्रल भी बढ़ी. वॉल्यूम P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम. हाई प्रेशर से लो प्रेशर. इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन. डायफ्राम वापस, रिब्स वापस, वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा. एक्सपायरेशन. आउटसाइड की इनसाइड की इनसाइड से आउटसाइड. तो कितने प्रोसेस? दो. एक कौन? इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन. क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, पूछेंगे कौन सी मसल इंस्पायरेशन? दो. डायफ्राम. कौन सी मसल इंस्पायरेशन? नो. फिर कैसे? इलास्टिक रिकॉइल. जो जहां तक पहुंच गया, डायफ्राम कांटेक्ट था, वापस छोड़ा. एक्सटर्नल इंटरमसल कांटेक्ट थी, वापस छोड़ी, तो वापस पहुंच गई, तो वॉल्यूम घट गया. और घट गया तो प्रेशर, और प्रेशर बढ़ गया तो हवा उच्च वायु दाब से निम्न की तरफ गैसेस गई. आपकी बार उच्च वायु दाब लंग्स में है, निम्न वायु दाब एटमॉस्फेयर है. एयर फ्रॉम लंग्स टू आउट.
कितने प्रोसेस? एक कौन? इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। नाउ फोर्सफुल ब्रीदिंग, दूसरा पॉइंट, फोर्सफुल ब्रीदिंग। ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग है कि फोर्सफुल? फोर्सफुल। अब हम फोर्सफुली ब्रीथ कर रहे हैं। अभी देखो, देख लो वरना तुम गड़बड़ करो। अभी मैं नॉर्मल ब्रीथ कर रहा हूं, आपको पता भी नहीं चल रहा। अब देखो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, प्लीज डोंट लाफ, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। चलो, ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ये फोर्सफुल, नो, इट्स नॉर्मल एक्सपायरेशन। यही पागल हो तुम। फिर सुनो, छोड़ करके शान वीडियो बनाना बंद करो, मत करो नाटक। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो ये बताओ, ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है? सांस आ रही है, जा रही है। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कहां पता चल रहा है? एब्डोमेन। कहां कम पता चल रहा है? चेस्ट। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे, ये जरूरी है? नहीं। फिर से सुनो भाई, देखो, when the अनुलोम फोर्सफुल इंस्पायरेशन, विलोम नॉर्मल एक्सपायरेशन, विलोम कपाल भस्त्रिका, इट इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन। कपाल भाती, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अनुलोम, विलोम, कपाल भाती, नहीं आया। तो लोगों को क्या लगता है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा ही? ऐसा नहीं है। और अभी मैंने लिखा क्या है? हाँ, फोर्सफुल ब्रीदिंग। रट्टा मत मारना और बताना मुझे। फोर्सफुल ब्रीदिंग में फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन में भी वही दोनों मसल्स फिर से बनाए। याद है? बोलो इसका नाम स्टर्नम, और ये क्या थी? वर्टिब्री, याद है? और ये वाला डायाफ्राम। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो डायाफ्राम यहां रुकता था, अब वहां रुकेगा। मतलब और कम की और ज्यादा, और ज्यादा। यस और नो? और जो स्टर्नम यहां रुकती थी, आज वो यहां रुक रही है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का फंक्शन कम की और ज्यादा, और ज्यादा। द मसल इज सेम। कौन सी? एक कौन सी? डायाफ्राम। और एक कौन सी? एक्सटर्नल। बताइए, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में वही दोनों मसल हैं, द सेम टू मसल्स। बोलो दोनों के नाम बताओ। एक कौन? डायाफ्राम, डायाफ्राम, लेकिन उसका फंक्शन कम की ज्यादा? ज्यादा। और दूसरा कौन? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का पहले कितना उपयोग करते थे? 10 से 20। अब लगभग 40 से 50, लगभग 40% किसका काम है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। तो बताओ 60% काम किसका है? डायाफ्राम। अब भी डायाफ्राम का ज्यादा काम है, लेकिन दिखेगा कहां ज्यादा? चेस्ट में, क्योंकि पहले चेस्ट मूव, अब चेस्ट देखो व्हाट इट इज, चेस्ट। तो याद रखना, फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग। थोरेसिक, तो फोर्सफुल ब्रीदिंग इट इज नोन एज थोरेसिक ब्रीदिंग। और ये तभी होगी जब बहुत तेजी से आपको कुत्ते ने दौड़ाया हो। हाँ, कुत्ते ने दौड़ाया और अब बहुत तेजी से भागे हैं, और उसके बाद जो हाँप रहे उसी के जैसा। किसके जैसा? तो वाह, व्हाट इट इज? थोरेसिक, फोर्सफुल। या फिर कभी जमाई लो,
बस बस, फोर्सफुल, पक्का। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में मसल इज डिफरेंट और सेम? सेम। बेटा हम जानते हैं कि तुम बदतमीजी करोगे ही करो। आप सुनो, वो परवरिश की बात होती है ना, जैसे आपका लालन पालन हुआ है ना, वो आपके ब्लड में घुस जाता है। आपकी परवरिश जैसे, हम कितना भी कसम खाएं, कल 2 गर्ल्स के पीछे फिर 2 बॉयज आए, पकड़ में आ जाओ तुम, बस हम पढ़ाई चाहे छोड़ दो लेकिन तुम्हें चटनी बना देंगे हम। अरे यार शर्म आती है कि हाँ क्लास में बोलता हूं कि कोई लड़का ऐसा नहीं करे, तुम बाहर निकलते हो, गर्ल्स आकर बोलती हैं 2 लड़के खड़े हैं बाहर, अब वो कौन है, मेरे को बस पकड़ में आ जाए बस। और मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, तुम चाहे जितने बड़े खलीफा हो। और जब तक तुम्हारे पापा यहां आ नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारा सारा टेडी और सारा प्रॉमिस यहीं रखवा लूंगा मैं। अजीब पागल हो गए। कल शाम की घटना, मैं ना गर्ल्स का नाम बता सकता हूं ना बॉयज का नाम, लेकिन तुम पकड़ में आ जाओ बस एक बार, रंगे हाथों पकड़ में आ गए ना, ऐसी किल्ली मार मार के तुम्हें सही करेंगे हम। हाँ कैमरा मालूम है मैं कौन है, समझ पकड़ में तो नहीं आते हो ना। और उनसे बोल देना कि सुनील सर को पता चल गया कि तुमने ऐसी बदतमीजी की है, पहले तो कम से कम त्योहार भर तो गायब ही रहो। हद है यार राजन, तुम क्या करवा रहे हो? एक कौन है? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फिर से बोलो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में मसल बदल गई कि वही है, पर उनका रोल घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। डायाफ्राम थोड़ा और थोड़ा बटा, एक्सटर्नल इंटरमसल और, तो इन टोटल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का जहां पर रोल था 10 से 20, अब 40, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल डायाफ्राम को नीचे करती थी कि चेस्ट को? चेस्ट को ऊपर करती थी, तो रोल किसका ज्यादा दिखेगा? चेस्ट का। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थोरैसिक ब्रीदिंग। नाउ थोरैसिक ब्रीदिंग में थोरैक्स नीचे गया तो इट इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन की नॉर्मल एक्सपायरेशन? नॉर्मल। देखो फोर्सफुल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, लेकिन फोर्सफुल, नाउ द फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए वी हैव मसल्स। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए हमारे पास मसल्स हैं, और 2 मसल हैं। एक का नाम है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और दूसरी है एब्डोमिनल मसल्स। यानी जो डायाफ्राम डोम शेप होकर के आया है, ये यहीं नहीं रुके और ऊपर जाए, और ऊपर जाए तो कौन धक्का मारे? एब्डोमेन। तो एब्डोमेन का कंटेंट धक्का मारेगा कि डायाफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन से भी ज्यादा डोम शेप बनाए, तो वॉल्यूम और कम होगा। तो जब और कम होगा तो एक्सपायरेशन फोर्सफुल, एक्सपायरेशन फोर्स। और जो मसल्स बाहर आई थी वो अंदर गई, उनका नाम क्या था? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और इंटरनल इंटरकॉस्टल मतलब अंदर की तरफ कांटेक्ट होती, कहां पर? अंदर। तो ये वाली अंदर, ये वाली अंदर, ये वाली अंदर। इसका मतलब जो चीज आ रही थी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो अब ऐसे सर नहीं आएगा। चलो पहले एक्सटर्नल पढ़ लो फिर से, बताओ। ये वाली मसल एक्सटर्नल, फिर से बोलो एक्सटर्नल है। अब उल्टा देखो, नाउ ये किधर? अंदर। अंदर। तो बताओ ये कहां थी? अपवर्ड की डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। और बैकवर्ड। तो इसको खींचेगी नीचे, ये इसको खींचेगी, ये इसको खींचेगी। तो एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल। तो जो काम एक्सटर्नल मसल कर रही थी उसका अपोजिट इंटरनल। तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल थोरैसिक केज को बाहर निकालेंगे कि अंदर? अंदर। तो बताओ एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस नॉर्मल से भी कम हो जाएगी। इसका मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन? एक्सपायर। नॉर्मल एक्सपायरेशन के लिए कोई मसल
लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए कितनी मसल? 2। एक कौन? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, दूसरा एब्डोमिनल। कुछ लोगों को लगेगा सुनील सर जबरदस्ती पढ़ा रहे, पढ़ के आना कहां लिखा है एब्डोमिनल कंटेंट दैट विल हेल्प इन द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखो बेटा, दिस इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, दिस इज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। एंड कहां से धक्का लग रहा? एब्डोमेन से। तो इधर से मार रहे हो तो डायफ्राम ऊपर, और इधर से कांटेक्ट कर रहे हो तो चेस्ट अंदर। तो चेस्ट अंदर गया तो इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन, एक्स पर नॉर्मल की फोर्सफुल। मैं करके दिखाता हूं, बताइएगा। अंदर गया, कौन लेके गया? इंटरनल इंटरकॉस्टल। कौन ऊपर भेजा? एब्डोमिनल। 6 पैक, 7 पैक, 8 पैक, समझ रहे हो? 8 पैक, 6 पैक, 10 पैक जो बनाते रहते हो, फैमिली पैक। दीज आर द एब्डोमिनल मसल्स। कौन सी मसल? तो सर का एब्डोमिनल मसल फैमिली पैक है, हाँ? तो फैमिली पैक अंदर जाने में दिक्कत है, यस, लेकिन वो कोशिश करेगा। गैस कितनी बाहर आ सकती है, दैट इज नोन एज एब्डोमिनल मसल। तो बताओ, फोर्सफुल इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन। आया? हटा दें? तो बताओ, आप बताना, बहुत टाइम लगा लिया। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ में आई? ब्रीदिंग एक प्रकार की कि 2? एक और नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, ये है तुम्हारा पढ़ाई। एक का नाम चुपचाप ब्रीदिंग हो रही है, दूसरा फोर्सफुल ब्रीदिंग। एक मिनट, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग याद है? नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में हमने 2 मसल्स इंस्पायरेशन में लगाई, एक का नाम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और एक डायफ्राम। किसका रोल ज्यादा? एक्सटर्नल से का कम, फिर भी वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इंस्पायरेशन हुआ, डायफ्राम अपनी पोजीशन पे आया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल अपनी पोजीशन पे आई, तो जो बढ़ा था वो घट गया, वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल। नाउ नॉर्मल के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का रोल कम की और ज्यादा? डायफ्राम का रोल और ज्यादा। वॉल्यूम और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो एयर और आए, फिर नॉर्मल भेजोगे, डायफ्राम वापस, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल वापस। नॉर्मल ब्रीदिंग हुई, इसमें मन नहीं मारा, बोले और निकालेंगे, दैट इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्या दबाया? चेस्ट। क्या दबाया? डायफ्राम। डायफ्राम ज्यादा कैसे दबा सकते हो? एब्डोमेन से। और चेस्ट ज्यादा कैसे दबा सकते हैं? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। यस, कौन? क्योंकि तुम लोगों को पढ़ाया गया कि दे हैव द लिगामेंट्स, दे हैव द लिगामेंट। टिश्यू तुमने सही से पढ़े नहीं। टेंडन, लिगामेंट, एंड दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। स्टर्नम के पास लिगामेंट है, रिब्स के पास लिगामेंट, एंड दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। अगर ऐसा ना होता, रॉक हार्ड होता, तो कभी कोई नहीं कॉन्टेक्ट रिलैक्स होता। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? तो ब्रीदिंग कितने प्रकार की? एक कौन? एक नॉर्मल ब्रीदिंग है और एक फोर्सफुल ब्रीदिंग है। नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन है, फोर्सफुल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन है। मैंने यूजुअल टाइम से ज्यादा टाइम लिया है। अब नहीं आया तो अभी पूछ लो, 15 मिनट ही खर्चा होंगे। दोबारा पूछोगे फिर 1 घंटा लगेगा। एनीवन? अब मैं पूछ रहा हूं, जवाब दो। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन की मसल कौन कौन? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल एंड डायफ्राम। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में एक्सपायरेशन की मसल। तो एक्सपायरेशन कैसा हो रहा है? इलास्टिक रिकॉइल। जो कांटेक्ट हुआ था वापस आ गया, इट इज नोन एज इलास्टिक रिकॉइल। रबर खींची थी, छोड़ दी, वापस पहुंच गई, वैसा हो रहा। अब आगे बताओ। फोर्सफुल इंस्पायरेशन।
तो जो वॉल्यूम बढ़ा रहे थे एक्सिस का और बढ़ाओगे तो डायाफ्राम और नीचे जाएगा, चेस्ट और बाहर आएगा। चेस्ट बाहर को लाने वाली मसल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और इसको ले जाने वाली डायाफ्राम। तो डायाफ्राम का रोल भी बढ़ा और चेस्ट का भी रोल बढ़ा, लेकिन किसका ज्यादा बढ़ा? चेस्ट का। कितना? 40, इनका 60। तो टोटल में रोल इनका कितना? 40, इनका 60। तो बताओ क्या दिखेगा? थोरैक्स। तो अब अगर तुम्हें काउंट करना तो एब्डोमेन काउंट करो कि थोरैक्स? थोरैक्स। इट इज नोन एज थोरैसिक ब्रीदिंग। पर बेटा इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जब एयर छोड़ी, क्या ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन है? क्या ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन है कि नॉर्मल? नॉर्मल। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एयर निकल गई, फिर भी एयर बची रह गई, और वो निकाल सकते हो अगर थोरैक्स और दबे और डायाफ्राम और जाए। तो डायाफ्राम को किसने धक्का मारा? एब्डोमेन। और यहां पर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो बताओ फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए कौन सी मसल है? दो। एक कौन? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमेन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के लिए कोई मसल नहीं। भाइयों बहनों, जब हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंदर जा रहा है, और जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस बाहर आ रहा है। इसका मतलब इन ब्रीदिंग वी आर डीलिंग विद द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वी डीलिंग विद द, एंड दीज आर नोन एज पल्मोनरी वॉल्यूम। बोलो क्या है? पल्मोनरी। So next topic is pulmonary volume and capacities. जब तक, अब तुम सबको कसम है, हम मानते रहो, जब तक समझ में ना आए, आज कल परसों 10 दिन तक, तब तक हां मत बोलना। अगर हां बोला तो फिर मैं पूछूंगा, मेरा काम खत्म, फिर आपको बताना पड़ेगा। सो व्हाट आर द पल्मोनरी वॉल्यूम? दीज आर द अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। व्हाट आर द पल्मोनरी वॉल्यूम? अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो हमारे पास दो शब्द हैं, एक है पल्मोनरी वॉल्यूम और एक है पल्मोनरी कैपेसिटी। सो फर्स्ट वी डील विद द वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम से डील करेंगे। टोटल लंग्स में 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स है जो हमें पढ़ने हैं। तो हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं, इसलिए डरते नहीं। हमें लंग्स में कितने वॉल्यूम पढ़ने हैं? 4। तो हम डरते इसलिए नहीं क्योंकि हमें वॉल्यूम काउंटिंग में आ गया। कितने वॉल्यूम है? 4। पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। मैं इसको लिखूं, पहले इसको फील करूं। नॉर्मल समय पर अमाउंट ऑफ एयर जो अंदर गई, या फिर अमाउंट ऑफ एयर जो बाहर आई। अंदर गई तो इंस्पायरेशन, बाहर आई तो। बोलते हैं सर ये वॉल्यूम नापते कैसे होंगे? एक सिलेंडर लेते हैं गैस का, इधर देखो, और ये बनाना नहीं, तुमको खूब हॉस्पिटल में मिलेगा देखने को। इसका नाम है स्पायरोमीटर। बोलो क्या नाम है? स्पायरोमीटर। इस मशीन का नाम है स्पायरोमीटर। इस स्पायरोमीटर में मैंने वॉल्यूम ऑफ एयर भर रखा है। वॉल्यूम ऑफ एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भर रखा है, ताकि जो बाहर का प्रेशर हो वही अंदर का। और इन वॉल्यूम ऑफ एयर को हमने काउंट कर रखा है, यानी इसके लीटर हमें मालूम है कितने लीटर कितने ml यहां पर एयर है। हमें यहां पर मालूम है एयर कितने। लेट सपोज यहां पर हमने 5 लीटर एयर ले रखी। 5 लीटर एयर का मतलब कितने ml? 5000 ml। फिर से बोलो 5000। फिर मैंने यहां पर एक पाइप लगाया हुआ है छोटा सा। ये एक रे डायग्राम है। रियल डायग्राम की रे डायग्राम। अब हम इनसे कह रहे हैं कि भैया नॉर्मल सांस लेना है, हाफ आर्म के नहीं लेना। तो ठीक है ले रहे। इसने इस पाइप को मुंह पे लगाया, नॉर्मल सांस लिया। नॉर्मल जैसे ही सांस लिया, एयर कहां से आई? एटमॉस्फेयर से कि स्पायरोमीटर से? मैंने देखा जो 5000 ml था वो बता 4500 ml। कितना? तो ये 500 कहां गया? इंस्पायरेशन। कहां गया? लंग्स। फिर हमने कहा मुंह से पाइप हटाना नहीं, एयर वापस छोड़ो।
इसने एयर वापस छोड़ा, फिर से ये 5000 ml हो गया। कितना हो गया? 5000। इसका मतलब कितना गया था? 500। वापस आया 500। तो बोले नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में, बोलो जितनी एयर इनहेल या एक्सेल, इनहेल प्लस एक्सेल की या इनहेल या एक्सेल। सी ये 5 लीटर है, 4.5 लीटर बचा, 500 कहां गई? अंदर। 4.5 बचा, फिर से 5 हो गया, 500 बाहर, जो गई थी। नहीं आया? तो बताओ कितना लेते हैं और कितना छोड़ते हैं? तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में अमाउंट ऑफ एयर वी इनहेल और एक्सहेल। तो पहला पॉइंट यहां लिखना है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, जब बिल्कुल शांति से सांस ले रहे हो, टाइडल वॉल्यूम, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर और द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल, इट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। और ये लगभग 500 ml होता है। कितना होता है? 500। और जिस डिवाइस से हम नापते हैं, नाम बताओ? स्पायरोमीटर। और इस नापने की विज्ञान का नाम स्पायरोमेट्री। बोलो क्या नाम? तो कोई पूछे स्पायरोमेट्री क्या है? इट इज अ साइंस डीलिंग विद द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, दैट इज नोन एज पल्मोनरी वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम का नाम टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम वो एयर ऑफ वॉल्यूम है, सॉरी वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो या तो इनहेल किया जाए या तो एक्सहेल। कब? नॉर्मल। अब फिर से सुनो, फिर से हमने कहा पाइप छोड़ दो, 5000 ml है। शान, उससे बोलो प्रतीक से सीधे देखे, इधर देखो, बुक में तो घर में जाके पढ़ना है। हमने 500 ली थी, 500 छेड़ दी, फिर से 500 यहां हो गया। हमने कहा आप नॉर्मल क्वाइट ब्रीथ करते रहो, नॉर्मल क्वाइट ब्रीथ करते रहे, ठीक है? अब सुनना, हमने कहा अब नॉर्मल इनहेलेशन करो। उसने नॉर्मल अंदर लिया, कितना ले गया होगा? हमने कहा 500 तो तुम ले गए, पर क्या इससे ज्यादा ले जा सकते हो? बोले हाँ। ये नॉर्मल है कि फोर्सफुल? फोर्सफुल। तो ये एयर जो गई है वो टाइडल वॉल्यूम के बाद गई है। इसका और इतना इंस्पायर कर सकते थे, इसी का नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बोलो क्या नाम है? सर एक बार और पढ़ाते हैं। ये है टीवी, टेलीविजन, हाँ, टाइडल वॉल्यूम। डेफिनेशन बताओ? वॉल्यूम ऑफ एयर that can be inhale or exhale in normal quiet breathing. Normal quiet breathing में या तो inhale या तो exhale। इधर देखो तभी आएगा। 5 लीटर फिर से है। मैंने कहा बेटा नॉर्मल इनहेल करो, तुमने नॉर्मल इनहेल किया, 500 गया, बोलो 500 काउंट हो गया। बोलो अब इसके बाद और इनहेल करो, तुमने और इनहेल किया, तो ये टाइडल वॉल्यूम को जोड़ के कि अलावा? अलावा। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर ओके बेटा, सूर्य बात नहीं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज नोन एज IRV। IRV, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली इनहेल आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। कुछ लोग बोलते हैं सर आप लिखने नहीं देते हो, मैं इसको 10 तरीके से अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम। अरे केवल फीलिंग आनी चाहिए। टाइडल वॉल्यूम के बाद क्या आप एयर अंदर नहीं ले सकते? वो जितनी एयर तुम और ले सकते हो उसी का नाम इंस्पायरेटरी रिजर्व। फिर से बोलो।
और बोलते हैं ये लगभग होती है 2500 ml से 3000 ml। बोलो कितना? 3000। तो आप कितनी पहले ले रहे थे? तो 500 थी, ले सकते हो कि और ले सकते हो? तो 500 को जोड़ करके कि इसके अलावा? यही शब्द याद रखना, इसके अलावा। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी और एयर आप लंग्स में ले जा सकते हो, दैट एयर इज नोन एज इंस्पायरेट। बोले ये एयर रिजर्व रखी गई है किसके लिए? इंस्पायरेट। एंड दैट्स व्हाई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी ले सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल लेते नहीं। आया ना? आया? बताओ व्हाट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? अंग्रेजी नहीं सुननी मुझे, कसम से नहीं सुनना। क्या ये वॉल्यूम ऑफ एयर है जो आप नॉर्मली लोगे फोर्सफुली? हाँ? किसके बाद? इसमें टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड? टाइडल वॉल्यूम तो अलग हो गया, उसके बाद और भी ले सकते हो। दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक एक को ब्लॉक करते जाओ, वरना अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें उल्टी हो जाएगी। टोटल 9 चीजें पढ़नी है, 4 ये, 5 कैपेसिटी। और जो भी चीज ना आए बता देना। अब मुझे बताना ये क्या गया? टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा क्या गया? पक्का? तो अब क्या आया? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व। जो गया था वही वापस आया। मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं किया ना, फिर से मैंने छोड़ दिया। भाई छोड़ो, भाई रहने दो। मैंने कहा फिर से सांस लो, फिर से उन्होंने नॉर्मल, अरे यार, फिर से मैंने 5 लीटर गैस ली और ने कहा पहले तुम नॉर्मल रिलैक्स हो जाओ। बंदा रिलैक्स हो गया, बोला बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कोई फोर्सफुल नहीं। बोला हाँ। हमने कहा फिर से सांस लो, उसने फिर से सांस ली। कितना ले गया? हमने कहा छोड़ो। कितना छोड़ा? 500। हमने कहा इसके अलावा भी छोड़ सकते? बोले हाँ। ये इसने ली थी कि नहीं ली थी? फिर भी छोड़ी? ये टाइडल वॉल्यूम है कि इसके अलावा? तो इसके अलावा जितना तुम छोड़ सकते हो, दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर से बोलो, दैट इज नोन एज ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। What is expiratory reserve volume? Volume of air that can be expire after tidal volume by forceful expiration। अंग्रेजी तुम किसी भी तरीके से लिख सकते हो, इसलिए लोग अंग्रेजी रट्टा मारते हैं कि सर हमको लिखने दिया करो। और मैं यहीं पर सबसे खराब टीचर हूं। मुझसे बोलते हैं सब चीज अच्छी है सर, आप लिखने नहीं देते हो, यही गड़बड़ करते हो। मैंने कहा कि लिखना को तुम 10 तरीके से लिख सकते हो। तुम आम एक बार खा लो, स्वाद पता चल जाए। क्या हर आदमी को मैंने आम खिलाया और स्वाद लिखते वक्त वो एक ही जैसा लिखेगा? एवरीवन विल बी डिफरेंट, क्योंकि तुमने इसको फील कर लिया। तो पहले चीजों को फील करो एंड देन उनकी डेफिनेशन अपने आप बनेगी। बताओ ये कौन सी एयर है? आप पहले ब्रीदिंग कैसे कर रहे थे? नॉर्मल। फिर आपने नॉर्मल एक्सपायर किया। नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद तुम्हारा मन और एक्सपायर करने का किया, जो कि ये लिया लंग्स में पहले से प्रेजेंट था। यस और नो? और उसको बाहर फूका। दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर से बोलो, पक्का? तो बताओ 3 वॉल्यूम के नाम। पहला टाइडल वॉल्यूम, दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व, तीसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और बोलते हैं ग्लास खाली भी हो, खाली है कि एयर है? हाँ? तो अगर मैं लंग्स से सब कुछ भी निकाल दूं तो क्या थोरेसिक कैविटी कोलैप्स हो जाएगी? और अगर थोरेसिक कैविटी कोलैप्स नहीं होगी तो लंग्स खुले रहेंगे। तो कुछ ना कुछ एयर ऐसी बची रहेगी जो कभी बाहर आ सकती है, वो लंग्स में बची रहेगी, चाहे तुम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर डालो कितना भी। क्या लंग्स खाली? मजाक मत करो, लंग्स खाली नहीं। अभी भी लंग्स में एयर है जिसको निकाल सकने की हिम्मत मेरे पास। उसी एयर का नाम है रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर से बोलो, रेजिडुअल। आरवी। बड़े खुश।
रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी, आगे सिंग न लगा देना। ये बताओ क्या है? IRV टीवी, और ये क्या है? ERV। व्हाट इज ERV? व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? It is the amount or volume of air present after normal expiration. Forceful expiration. और इसे स्पायरोमेट्री में कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो ये लिया जा सकता है ना तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्पायरोमेट्री में एक वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करते रेजिडुअल। सो रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। पता कैसे चला है? इट इज एस्टिमेटेड कैलकुलेशन। बस लंग्स की कैपेसिटी निकाली गई है। जब तुम मर जाते हो पोस्टमार्टम में, तो पोस्टमार्टम में फिर उस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम निकालते हैं, और उस वॉल्यूम में नॉर्मल एटमॉस्फेयर बेसिक के हिसाब से PV = nRT लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और इस हिसाब से कितनी गैस आ सकती है उसका कैलकुलेशन करते हैं, जो स्पायरोमेट्री से पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है? जब कोई मर जाएगा उसका पोस्टमार्टम करके उसके वॉल्यूम का फिजिकल माप निकालो कि उसमें कितनी गैस आ सकती है। जैसे एक खाली मग्घे में कितना दूध आ सकता है, नापा जा सकता है, तो वैसे एक खाली लंग में कितनी एयर आ सकती है, नापी जा सकती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे पता कर रहे हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम RV, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। यही क्या कम है कि तुम में क्यूरियोसिटी चालू हो गई, पूछने का मन करता है, वरना जो पढ़ाया जाए बस पढ़े जा रहे हो, मतलब नहीं है। कुछ तो सीख रहे हो कि सर कैसे करते होंगे, जब इसे नहीं निकाल सकते तो नहीं कर सकते तो कैसे करते हैं। याद रखना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बेटा है वैल्यू कितनी? 1000 से 1100 ml। अरे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 से 1200, 1000 से 1100। अभी मैंने RV लिखा भी नहीं है। रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद लंग्स कभी खाली, और लंग्स अगर खाली नहीं हुए तब भी उनमें एयर बची रहेगी। वो एयर क्या कहलाएगी? रेजिडुअल वाला। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये गैस बाहर निकाली जा सकती है? कई बार लड़के एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को रेजिडुअल वॉल्यूम कह देते हैं। मैं बहुत मारूंगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लंग्स में रहता है, लेना नहीं पड़ता है। लेते क्या हो? टाइडल। छोड़ते क्या हो? टाइडल। लेते क्या हो? छोड़ते क्या हो? पर लंग्स में एक एयर प्रेजेंट है जो तुमने ली पर छोड़ सकते हो, उसी का नाम एक्सपायरेटरी। लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम को निकाला नहीं जा सकता। तो कई लड़के मेरे से बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। नो, वो कभी बाहर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर आ सकता। नाउ दिस रेजिडुअल वॉल्यूम इज, इसकी वैल्यू है बेटा 1100 से 1200। तो जैसे मैंने वो वैल्यू लिखी थी, कुछ लोग चिल्ला पड़े थे, सर को नहीं आता, ताली बजाओ। नहीं, ERV कितना? 1000 से 1100। RV कितना? 1100। चलो भाई हटा दे बाबू। आप जरा चारों की डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? It is the amount of air that can be inhaled or exhaled after in normal quiet breathing। कितना? एक डेफिनेशन आ गई। ओके, टेस्टेड। आगे बढ़ा दें। दूसरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हिंदी में टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद और कितनी एयर आप ले सकते हो बाई फोर्सफुल, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पक्का?
फिर से नॉर्मल सांस ले लो, फिर से नॉर्मल सांस लेने लगो। फिर से नॉर्मल सांस लेने के बाद क्या निकाला? टाइडल वॉल्यूम। और निकाल सकते हो? तो आफ्टर टाइडल वॉल्यूम क्या करो? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो जितनी एयर बाहर जाएगी दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पक्का? और वो एयर जो किसी की औकात नहीं निकाल सके, रेजिडुअल। हाँ, रेजिडुअल वॉल्यूम तब पैदा हुआ था जब आप पैदा हुए थे। कैसे? लंग्स मम्मा के पेट में कोलैप्स थे। कैसे थे? और जैसे ही आप पैदा हुए आपको 2 थप्पड़ मारेगा, आप चिल्लाए हवा अंदर गई, और हवा अंदर गई तो लंग फूले। यानी मम्मा के पेट में रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जैसे ही तुम पहली बार रोए, तुमने क्या क्रिएट किया? तो वॉल्यूम दैट यू हैव क्रिएटेड बाय योर ओन वे, इट इज रेजिडुअल। नहीं आया? और ये जब से पैदा हुए तब से निकला, और निकलेगा भी। मर भी जाओगे तब भी निकलेगा भी, जब जलोगे तभी, क्योंकि लंग्स बचेंगे नहीं, चले जाए। तो रेजिडुअल वॉल्यूम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं। ऑल्दो मैंने ये ग्राफ पढ़े हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए ग्राफ सारे लोग बनाएंगे। ये नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ये नॉर्मल है। एंड दैट वॉल्यूम इज नोन एज टीवी, टेलीविजन। थैंक यू वेरी मच। बोलते हैं नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद तुम्हारा मन किया और इंस्पायर कर दे, दिस टू दिस, यहां से लेकर यहां तक। व्हाट इट इज? IRV। यहां से लेकर यहां तक, इट इज नोन एज IRV। व्हाट इज IRV? एक्सपायरेटरी। अब मैं वैल्यू पूछूंगा, बता पाओगे? ये कितना? 500 ml। अच्छा बताओ ये कितना है? 2500 से 3000। चलो भैया, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो तुम लोग, तुम्हारी फीस एक ना एक दिन में चुका दूंगा। अच्छा रुक जाओ, फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग करने लगो, और फिर अचानक मन किया और ब्रीथ आउट करने का। बताओ ये कितना है? टाइडल वॉल्यूम। हाँ, टाइडल। क्या यहां से लेकर यहां तक जा सकते हो? नो सर। बताओ ये क्या है? हाँ शाबाश बिटिया, ये कितना है? 1000 से। इसका नाम है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 1000 से, और चाहे जितनी ताकत लगा लो, एक वॉल्यूम हमारे पापा भी नहीं निकाल पाएंगे। वो ये है, याद है? एक और RV। व्हाट इज RV? रेजिडुअल। इट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। 1100 से 1200। तो भाइयों बहनों, ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग का ग्राफ है, ये फोर्सफुल। अरे बेवकूफों, प्रतीक बाबू, केवल मोहम्मदाबाद के रसगुल्ले ही नहीं प्रसिद्ध है, गधे भी प्रसिद्ध है, उनमें से तुम एक हो। सुन नहीं रहा बेवकूफ? जाने कौन सी बात कर रहा है? अरे कोई भी तुम्हें परेशान कर रहा, तुम परेशान हो का रहे हो? हाँ हे राजन। हे राजन, ये जो एक्टिविटी है ये है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, ये वाली ब्रीदिंग। अच्छा, इसका नाम फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो हे राजन, फिर से ये नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, तो इसका नाम फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो
नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद, ये क्या ना, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद कितना और बाहर निकाल सकते हो, दैट इज फोर्सफुल एक्सपायर। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद कितना और अंदर ले सकते हैं आप, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और तुम्हारी क्षमता नहीं कि तुम इसे कभी निकाल पाओ, रेजिडुअल वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम? 4। नहीं आया? व्हाट इज 4 वॉल्यूम? चारों के नाम याद है? पहला क्या टाइडल वॉल्यूम है? दूसरा तीसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व और आर। सो दिस इज समहाउ दे आर द 4 वॉल्यूम। नाउ द कैपेसिटीज। पल्मोनरी कैपेसिटीज, इसको यहां लगा देते, जगह मिल जाएगी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, अगर आपने समझा नहीं तो आगे आपकी मुसीबत बहुत ज्यादा आने वाली है, मैं पहले से बता रहा हूं। इन चारों वॉल्यूम में किसी को कोई दिक्कत, हाथ उठाए। यस, बढ़ता है, पढ़ेगा। तो ये एडल्ट की बात बताई जा रही है। अब हम क्या करेंगे, तुम बच्चे हो अभी तक। ये जो ये डिस्कवरीज हो रही हैं, ये सब एडल्ट के रेस्पेक्ट में, समझ गए? नहीं, पता नहीं कौन कौन सा प्रोसेस तुम बच्चे में ढूंढने लगोगे, मिलेगा नहीं। हाँ भाई, हाँ हाँ, गैस का वेट बिल्कुल होता होगा, नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि हमेशा गैस का कंटेंट एरिया टू एरिया डिफर करता है। एंड D इज इक्वल टू एम बाई वी, थोड़ी बहुत फिजिक्स हमको भी आती है। एंड M इज इक्वल टू D इंटू वी। जहां की गैसेस डेंस, तो वॉल्यूम उतना होने के बावजूद भी मास बढ़ जाएगा। पहाड़ों में जाओ जहां की एयर की डेंसिटी कम है, तो 1 लीटर एयर का मास उतना नहीं होगा। मैदानों में 1 लीटर का मास का मास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैदानों में डेंसिटी ज्यादा है। शायद वेपर डेंसिटी भी केमिस्ट्री में पढ़ाई जा रही है आपको, और फिर भी ये क्वेश्चन पूछा तुमने। D इज इक्वल टू एम बाई वी। व्हाट इज D? व्हाट इज M? व्हाट इज V? तो वॉल्यूम सेम रखो, डेंसिटी बदल दो, क्या बदल जाएगा? तो अगर एयर डेंस है तो मास ज्यादा, और बेटा कम डेंस है तो मास कम। तो तुम्हारे तौलने पर कुछ नहीं होगा। किसी दिन तुम 2-3 रोटी ज्यादा खा लिए तो गैस को कहां तौलोगे? और कहीं तुमने हवा खराब कर दी तो कुछ गैसेस तुम इंटेस्टाइन में भी लेके चल रहे हो, उनको कैसे तौलेगे? सर आज कुछ ज्यादा खाया था तो आज वॉल्यूम ज्यादा आया। वो लंग का वॉल्यूम नहीं है, इंटेस्टाइन की गैसेस का वॉल्यूम है। तो गैसेस एक जगह की 2 जगह है, एक कहाँ लंग और एक कहाँ इंटेस्टाइन। नहीं समझ में आया तो ये मत करना। अरे यार, ऐसा सड़ा सा क्वेश्चन पूछते हो। क्वेश्चन पूछना बंद मत करना, ये तो मेरा मजाक करने का तरीका है। मैं एक्चुअली बहुत ही गंदा इंसान हूं, मैं ह्यूमिलिएट करता हूं अपने स्टूडेंट को ताकि वो डर जाए, मुझसे क्वेश्चन ना पूछे। लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है। अब ये परवरिश है, अब आदमी की परवरिश गंदी हो तो वो गंदा ही होता है। हाँ, मैं ऐसा रहा हूं। एक्चुअली हर चीज को रिटेलिएट करना कुछ लोगों का नेचर होता है, तो मेरा नेचर हमेशा रिटेलिएट है। तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, तुम्हें लगेगा बताते हुए सर गुस्सा है, मैं गुस्सा नहीं होता। एक्चुअली मुझे इतना पढ़ाने में मजा आ रहा होता कि आई बिकम हाइपर। बेवकूफ, ये नहीं आता। आ गया। हमारे एक टीचर थे, वो बोलते थे तुम 100 बार पूछो 100 बार बताएंगे, और उनसे 1 बार पूछो बदतमीज। तो ये टीचर का केवल डायलॉग होता है कि 100 बार पूछो तो मैं 100 बार बताऊंगा, लेकिन गुस्सा बढ़ता जाएगा। यस, तुम 100 बार पूछो, 100 बार बताऊंगा, 101 बार थप्पड़ मारूंगा। हाँ, 1 बार बहुत है। चलो आओ, कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटीज।
देखा, तुमको जरा सा लाइट छोड़ा, तुमने बदतमीजियां चालू कर दी। शोर मत मचाओ और ध्यान सुनो। रिलैक्स। अच्छा देखो पिन ड्रॉप साइलेंस कैसे होता है, शांत एकदम। अब कुछ बदतमीज लोग बदतमीजी करेंगे। सो व्हेन 2 or more than 2 volumes they added, they will create the capacity. When 2 or more than 2 respiratory volume ये आपस में ऐड कर दिए जाएं, दे विल क्रिएट द पल्मोनरी कैपेसिटी। पढ़ाने जा रहा हूं, ये देखने में बहुत सिंपल है, समझने में बहुत मुश्किल। पहले से बोल दे रहा हूं, देखने में इट इज सिंपलेस्ट, और जब मैं समझाने आता हूं तो लोगों की हालत खराब। सुनो, इस वॉल्यूम का नाम, इसका नाम आई आर, दोनों को जोड़ दो। It is known as IC, inspiratory capacity. Inspiratory capacity is equals to IRV. What is IRV? Inspiratory RV. Plus TV. What is TV? Tidal. That is known as inspiratory capacity. जोड़ो, tidal volume IRV 2500 से 3000, याद आया? 2500 में 500, 3000 और 3000 में 500, 3500। तो 3000 से 3500 क्या ml? ये वैल्यू बुक में नहीं थी लेकिन नोट कर लो। What is IC? Inspiratory capacity. Now the feeling. Everyone here? रेस्पायरोमीटर दिख रहा है कि बनाऊं? दिख रहा है? मैंने कहा कि भैया नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो, बोले कर रहे हो। हमने कहा एयर खींचो, क्या खींची? 500। और मैंने इसके अलावा नहीं कहा, इसके साथ कितना खींचा? 500। बोला और खींचो, इंस्पायरेटरी रेलर वॉल्यूम। तो पहले तुमने खींचा था 500, 2500 और कुल मिलाकर 3000। इट इज द टोटल अमाउंट। के अलावा की के साथ? तो जब बोलते हैं आप मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हो, तुम्हारी कितनी क्षमता है, तुम गैस ले सकते हो? बोले 2 ले सकते हैं। एक कौन? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल फोर्सफुली। कुछ लोग बोलते हैं यही तो IRV पढ़ाया था। नहीं, बुक छोड़ दो, नहीं मरना तय है। और मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, तुमसे हिलेगा नहीं। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, और तुम्हें दोनों एक ही बात लगेगी। दोनों एक ही बात नहीं है। पहले मैं IRV पढ़ा रहा हूं। क्या? इट इज अ अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल फोर्सफुली आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो मैक्सिमम एयर में अंदर ले सकता हूं, दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी। लेकिन मैंने कहा कि तुमको छूट है, मैं कुछ नहीं गिनूंगा, तुम जितनी एयर लेना चाहो ले लो। तो मैंने क्या लिया होगा? टाइडल वॉल्यूम। और क्या लिया होगा? इंस्पायरेटरी। तो मैं मैक्सिमम कितनी एयर ले सकता हूं? 2। एक कौन? और इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कोई बताए? व्हाट विल द डेफिनेशन? इट इज अ, ना ऐसे नहीं चलेगा डेफिनेशन। इट इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। ऐसे नहीं चलेगा कि टाइडल वॉल्यूम पर IRV। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड। बोलो क्या? इनहेल्ड आफ्टर, नो, दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली। इसमें आफ्टर नहीं चलेगा। आफ्टर लगाया तो वो क्या होगा? IRV। मैंने टोटल एयर की बात की है जो आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन के साथ अंदर ले जा सकते हो। तो क्या क्या ले जा सकते हो? कुछ लोगों के चेहरे बता रहे, उन्हें समझ में नहीं आया। हाथ उठाओ कितने लोगों को? गुड गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ईमानदार लोग। बेटा अब स्पायरोमीटर देखो, इसमें 5 लीटर गैस है। कितनी? और मैं जो ले जा सकता हूं, देखो क्या ले जा सकता हूं। कितना ले गया? 500।
2500 और, तो बताओ कंटेनर में कितना कम हुआ? 3000। ये 3000 एयर क्यों गई? 500 गई टाइडल वॉल्यूम की, 2500 गई आईआर। इससे ज्यादा एयर में ले सकता हूं? बस यही तो बोल रहा हूं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन इनहेल, इट इज नोन एज इंस्पायरेटरी गैस। और इसमें कितने वॉल्यूम चले गए? एक कौन? टाइडल वॉल्यूम, और एक कौन? इंस्पायरेटरी। अब किसको नहीं आया? बताओ आईआरवी में और आईसी में अंतर। आईआरवी था के अलावा, के टाइडल वॉल्यूम के अलावा, और आईसी के साथ। पक्का? तो अगर क्वेश्चन आए फोर्सफुल इंस्पायरेशन में टाइडल वॉल्यूम के अलावा, और बोलो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या? आईसी, क्योंकि उसमें दोनों ले जाओगे। क्या क्या? 500 और 250। नहीं आया? आया ना? अगर किसको नहीं आया प्लीज हाथ उठा देना, परेशान मत होना। ओके, नाउ सी दिस, इस पॉइंट को देखो। कौन सा वॉल्यूम? कौन सा वॉल्यूम? एक्सपायरेटरी, रिजर्व वाला। इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा और मिला ईसी। क्या मिला? ईसी। इट इज नोन एज ईसी। नाम है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। भाई ये लाइन ही नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग है, तो डेफिनेशन शुरू होगी नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद। बोलो, यानी नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद जब क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो पहले क्या निकालोगे? हाँ? और एक जो तुम नॉर्मली निकाल सकते हो वो क्या है? हाँ, ई आर। एवरीवन हियर क्या लिया? क्या छोड़ा? और कुछ छोड़ सकते हैं? बोलो क्या? ई आर। अब देखो ये 5 लीटर, क्या लिखा है? 5 लीटर। क्या लिया? 500। कितना बचा? 4500। क्या छोड़ा? 500। कितना बचा? 5000। ये मैंने लिया, छोड़ दिया, तो 1100 और गया, तो 5 में 1100, 6100। नहीं आया? इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन एक्सेल फोर्सफुली। कितनी? 2। एक कौन? टाइडल वाला, और एक कौन? अंजलि नहीं आया? देखो बेटा, इधर मत देखना, तभी समझ में आया। क्या गया? क्या गया? क्या गया? क्या गया? क्या ले रहे हैं? क्या छोड़ रहे हैं? क्या टाइडल वॉल्यूम छोड़ा है तब तक नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही थी? क्या छोड़ने के बाद और निकाला नहीं जा सकता है? उसका नाम, तो जो निकाला था वो टाइडल वॉल्यूम था, और निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, इसका नाम इंस्पायरेटिक एक्सपायर। तो अगर मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूं, क्या करूं? यहां पर 5 लीटर है, मैंने बाहर से हवा भरी। कितने? 5 लीटर। क्या है? 5। मैंने बाहर से हवा भरी, क्या रखा है? इंस्पायरेशन। यहां से हवा, और अब मैं हवा छोड़ रहा हूं। क्या क्या छोड़ा? टाइडल वॉल्यूम, और क्या? दैट विल क्रिएट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नहीं आया? व्हाट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? It is a volume of air expire forcefully after normal quiet inspiration. मरोगे, कोई नहीं बताएगा, इतना मैं बता रहा हूं। नॉर्मल सांस लेने के बाद फोर्सफुली एक्सपायर करना है। सांस लेना कैसा है और एक्सपायर कैसा ना? फोर्सफुली। तो जो भी निकालोगे उसी का नाम आईसी। कुछ लोग बोलते हैं यही तो सर ईआरवी था। ये ईआरवी नहीं था, ईआरवी था टाइडल वॉल्यूम के बाद, यहां टाइडल वॉल्यूम के साथ। नहीं आया? कितने लोग को नहीं आया? चलो डेफिनेशन बनाओ, अपनी डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज ईसी? It is a volume of air
that can be expired, that can be expired forcefully after normal inspiration. ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, ये आपके लिए कोड हो जाएगा अगर तुमने सीखा नहीं है तो। मैं फिर बता रहा हूं, ये इतनी तकलीफ देते हैं जब थ्योरी में आते हैं कि क्वेश्चन गलत ही करते हो, इसलिए हर चीज को फील करो। पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, कई लोग कई बार। अब नॉर्मल, अब छोड़ो, क्या छोड़ा? टाइडल वाले और ईआर दोनों को जोड़ दिया। बोलो एक्सपायरेटरी के नाम ही है कि मेरी इतनी क्षमता है एक्सपायर करने की। क्या क्या क्षमता है? कैपेसिटी का मतलब क्षमता, मैं क्या क्या एक्सपायर कर सकता हूं। टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायर, मैं क्या क्या इंस्पायर कर सकता हूं। तो किसी ने कहा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसका मतलब ही है कि तुम कितनी क्षमता लगाकर क्या ले सकते हो। टाइडल वॉल्यूम, आईआर, और मैंने कहा क्षमता लगा लो क्या निकाल सकते हो। टाइडल वॉल्यूम और ईआर, पक्का? ओके, नाउ से दिस, जो मैं लाइन बना रहा हूं ध्यान सुनना। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसका नाम है FRC। बोलो क्या? इट इज नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। डेफिनेशन सुनना, डेफिनेशन सुनना। अरे जाग बेटा, खंबे के पास इसीलिए बैठते हो? सीधे बैठो, खड़े हो। तुम क्या लिखा तुम्हारी टी शर्ट में? देखे, खड़े हो, खड़े करो। बॉर्न, बॉर्न के नीचे क्या लिखा है? कमांडो। और ऐसा कमांडो हुआ तो गोली पड़ेगी। बॉर्न कमांडो, डेड कमांडो। हमने लिखा था हॉर्न, हमने उसे बॉर्न की जगह लिखा हॉर्न, मतलब जब तक बैठे तब तक हॉर्न बजाते रहो। यू वर गुड स्टूडेंट, मेरे साथ पिछले साल थे आप। और इधर से जब से तुम्हें स्टाइल आई है, इधर के बाल गए ना, तो बातें भी इधर ही से निकलती, कान तक पहुंचती नहीं है। आपने अपने मोटो बदल दिए। भाई क्लास में भी फोन कर दे, कोई बात नहीं, फोन कर। चलो, बोल रहे नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद, क्या? नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी भी एयर लंग में बची है, जितनी भी एयर, उसी का नाम है FRC। बोलो, इसमें एक पार्ट निकाल सकते हो और एक पार्ट निकाल नहीं सकते। सुनो, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब जो एयर बची है उसमें से एक निकाल सकते हो, ERV, और एक निकाल। तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, किसके बाद? फिर से बोलो। फोर्सफुल ब्रीदिंग में भी फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, किसके बाद? तुम सांस लो कैसे भी, छोड़ो नॉर्मल, तो जो गैस बची रह जाएगी उसका नाम FRC, क्योंकि उसमें से एक निकाल पाओगे और एक निकाल नहीं पाओगे। जो नहीं आया, नहीं आया ना? यस, नहीं आया तक। बेटा देखो, कहां का प्रॉमिस है, इससे पूछो। ऐसे कैसे? मैं क्लास में हूं, मैं क्लास में हूं। अभी नहीं, अभी नहीं, 5 मिनट वेट करो।
5 मिनट वेट करो बस, ऐसे निकलेंगे तो पकड़ लेगा। जाओ 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 जाओ। बदतमीजों, अपनी जिंदगी में अपने करियर से ज्यादा जिसको भी इंपॉर्टेंट दी वो तुमको ले डूबेगा। जो समय बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर। अब ध्यान से सुनो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, ये बात जो मैं कह रहा हूं बड़े एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। यस, एमबीबीएस करके किसी को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, खासकर मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मुझे भी कहीं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट बनना था और देखना था कि दिल के अंदर क्या होता है। कुछ नहीं होता, 3 ठो वाल्व इधर, 2 ठो वाल्व उधर, ए इधर 2 ठो एट्रिया, 2 ठो वेंट्रिकल, लब डब। हाँ, और इसका आपके इस त्योहार से कोई लेना देना नहीं। समझ गए? अब इधर ध्यान दो, और नहीं तो कैपेसिटी गई। हाँ, अभी आ रहे प्रतीक, पढ़ा ही रहे बेटा। हमको कुछ और आता भी नहीं है। इंस्पायरेशन किया, एक्सपायरेशन किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया। अब जरा करके देखो, क्या नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद और एयर नहीं बची है? क्या उसे निकाल सकते हो? उसका नाम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद भी कुछ बच जाएगी जिसे निकाल। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद 2 एयर अंदर रह गई, एक जिसे निकाल सकते हो और एक जिसे निकाल नहीं सकते। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में जितनी एयर बची उसी का नाम FRC। व्हाट इज FRC? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। बोलो। अच्छा बताओ, व्हाट वाज द रेजिडुअल वॉल्यूम? अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो बचा था वो रेजिडुअल, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद FRC। क्योंकि एक चीज निकाली जा सकती है, उसका नाम ER। अभी आया? यस। तो व्हाट इज FRC? वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल रेस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये सारी चीजें बेटा तब मुश्किल आएंगी जब मैं इनसे क्वेश्चन बनाऊंगा, और अभी आपको खूब मजाक करना है, कर लो। 4 वो थे, 3 ये हो चुकी हैं, 7, 2 बाकी हैं। कितनी? 9। तो 4 वॉल्यूम, 5 कैपेसिटी, 9 हो गए। तो बताओ मैंने क्या क्या पढ़ाया? IC, EC, FRC। मम्मी का समय इधर मत देखना। हाँ, IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बता पाओगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन इनहेल फोर्सफुली। कितने ले गए? 2। एक और टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी। कोई दिक्कत? चलो EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बता पाओगे? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन नॉर्मल होना चाहिए, एक्सपायरेशन फोर्स। कितने ले गए? 2। एक और एक। पक्का? तो इस लाइन का मतलब ये होता है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, और इसका नाम है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसका नाम है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो अगर कोई इसके साथ जुड़ा है तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के साथ जुड़ा है। किसके साथ? तो अगर कोई IC बोले तो इसका मतलब है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ओके? और अगर इसके साथ जुड़ा है तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में फोर्सफुल एक्सपायरेशन।
what it means? Inspiration is normal, expiration is forceful. What it means? Inspiration is normal. Sorry, expiration is normal, inspiration is forceful. What it is? पक्का? And now this. क्या कर लिया? नॉर्मल कर लिया? क्या निकाल सकते हो जो तुमने निकाली? और इसको निकाल, तो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एयर बची, दैट इज नोन एज FRC. व्हाट इज FRC? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. आप सुनो ध्यान से, क्योंकि मुझे अब जगह कम मिल रही, इसलिए ध्यान से सुनना. यहां से लेकर यहां तक और गाढ़ा कर दे रहे हैं. आप मुझे बताओ क्या क्या मिल रहा तुम्हें? IR, ER. बोलो क्या क्या? IR, TV, ER. पक्का? अब मैं इसको लिखने के लिए कहां जगह निकालूं? ये हटा दूं? चलो यहां हटा दे रहा हूं. इसका नाम है VC, वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी. और अगर बुद्धि है तो तुम्हें मालूम होगा, सर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर दो, या फिर फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन. ध्यान से सुनना, ध्यान से. एयर देखना, क्या क्या लिया? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्या छोड़ा? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी. पागल हो तुम, तभी तो नहीं आ रहा. इसी को पढ़ाया था. फोर्सफुल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन. तीनों को अंतर समझो. चलो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन. तो मुझे करना दोनों प्रोसेस है. पहले क्या करना है? फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. तो बताओ मैं क्या ले गया? टाइडल वाला. क्या ले गया? IRV. तो क्या वापस करूंगा? टाइडल वाला. क्या? IRV. जो ले गया वो वापस तो करूंगा. मैं जितना पूछूं उतना बताओ. क्या ले गया? और IRV, नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या छोड़ा? टाइडल वाला. और क्या छोड़ा? तो अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया जाए तो जो लिया था वो तो निकालेंगे ही, साथ में ERV भी निकाल देंगे. एंड दैट विल काउंट 3. बोलो कौन? IRV, TV, ERV. बेटा नहीं आया ना? हाँ कोई बात नहीं. इधर देखो क्या लिया मैंने. चित्रांश मत करो, ठाकुर साहब मार खा जाएंगे. तुम समझ ही नहीं रहो. आप लोगों को कैसे समय मिल जाता है, ये सब चीजें समझ में आती हैं आपको? तो क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? जाओ पर घर जाओ, ध्यान से बताओ मैंने क्या लिया. पहले नॉर्मल में क्या लिया? टाइडल में. क्या लिया? तो जो निकाला क्या निकाला? टाइडल में. और भी निकाल सकता हूं? बोलो. तो अगर मैं नॉर्मल फोर्सफुल इंस्पायरेशन करूं और फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूं तो जो लिया था वो तो निकलेगा ही, और साथ में ERV भी निकलेगी. तो इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी एक्सपेल आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन. नहीं आया? पर एक्सपायरेशन भी कैसा होना चाहिए? फोर्स. इंस्पायरेशन भी फोर्स. क्या लिया? टाइडल वाला. और क्या लिया? ये छोड़ेंगे, ये भी छोड़ सकते हैं. तो क्या डेफिनेशन होगी? इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर that we can exhale forcefully after forceful inspiration.
नहीं आया, यानी एक फोर्सफुल की दोनों। अच्छा बताओ, इसमें आईसी में क्या था? एक्सपायरेशन नॉर्मल, इंस्पायरेशन फोर्सफुल। ईसी में क्या था? इंस्पायरेशन नॉर्मल, एक्सपायरेशन फोर्सफुल। अच्छा बताओ, वीसी में क्या है? दोनों फोर्सफुल। क्या लिया? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। क्या छोड़ा? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? ओके, सो व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर exhale forcefully after forceful inspiration। उल्टा भी लिख सकते हो क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखना, अभी देखना, ये मैंने निकाल दिया। अब मैं स्पायरोमीटर से खींच रहा हूं। पहले ये आरवी भरेगा। क्या भरेगा? फिर टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी। नहीं आया? तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूं, या फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन करूं? समझ गए? दैट इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। दूसरी डेफिनेशन बताओ। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बात वही है? देखो करके दिखा रहा हूं। अभी मैंने नापा नहीं है। क्या निकाल दिया? केवल क्या है? रेजिडुअल वाले। अब मैं खींचना चालू कर रहा हूं। पहले ये भरेगा। क्या भरेगा? देखो बेटा, टाइम लगेगा, ध्यान से। क्या निकाल दिया? और कुछ निकाल। अब मैं स्पायरोमीटर से भर रहा हूं। पहले क्या भरेगा? फिर टाइडल वाले। तो क्या क्या भरा? ईआरवी, टाइडल वाले। ये कब किया? जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन के जितनी एयर खींची उसका नाम वाइटल कैपेसिटी। उल्टा करो, उल्टा करें, बोलो। फोर्सफुल क्या ले गए? टाइडल वाले। और क्या ले गए? आईआरवी। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो ले गए तो वो ले गए, और ईआरवी। नहीं आया? व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। पक्का? कितनी कैपेसिटी? 3 की 4। बोलो पहला। आईसी, ईसी, एफआरसी, वीसी। और भैया बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, सभी का जोड़ दो, सब टाउ जोड़ दो, सब का सब जोड़ दो। इट इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। बोलो क्या? टोटल लंग्स कैपेसिटी। जोड़ो, क्या क्या जोड़ोगे? IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस सब कुछ जोड़ सको। टोटल लंग कैपेसिटी। सुनो, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन फिल इन योर गुब्बारा। योर गुब्बारा इज, सुन लो नहीं तो फिर गलत करोगे इसको। लंग से क्या निकाला नहीं जा सकता। अब पूरा लंग भर रहे। अभी क्या है? आरवी है। क्या लिया? ER। क्या लिया? टाइडल वाले। एक्सपायर नहीं किया, लंग्स में है। एक्सपायर कर देते तो वाइटल कैपेसिटी। लंग्स में रखा है तो टोटल लंग कैपेसिटी। बताओ क्या क्या? अब ध्यान सुनना। क्या निकाल दिया? अभी क्या बचा? आरवी बचा है। और क्या लिया? ER जो निकाला था लिया, और टाइडल वाले। अब इस समय लंग का गुब्बारा भर चुका है। इससे ज्यादा भरेगा तो फट जाएगा। तो व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी? इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इन्फ्लेट द लंग्स। लंग्स में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर तुम ले जा सकते हो
फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, दैट इज नोन एज TLC। बहुत सारे लोग TLC और वाइटल कैपेसिटी में अंतर नहीं समझ पाते। वाइटल कैपेसिटी क्या है? छोड़ना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा? क्या छोड़ देंगे? RV। अगर वाइटल कैपेसिटी में क्या जोड़ दो? RV। तो क्या होगा? टोटल लंग कैपेसिटी। नहीं आया? किसमें क्या जोड़ दो? वाइटल कैपेसिटी। क्या? RV। तो क्या होगा? टोटल लंग कैपेसिटी। जल्दीबाजी में मत रहो। हाँ हाँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं बिना चार्ट बनाए जाने नहीं दूंगा। चलो, व्हाट इज TV? हाँ, कितना? 500। व्हाट इज IRV? 2500 से लेकर, पक्का? व्हाट इज ERV? 1100 से 1000 से 1100, पक्का? व्हाट इज RV? 1100 से 1200। इसमें किसी को दिक्कत है? आगे सुनो, TV प्लस IRV, याद रहेगा? व्हाट इज IC? पक्का? बोलो, TV प्लस ERV, EC। और जिन लोगों के दिमाग में केवल ये अक्षर चल रहा है, फीलिंग नहीं चल रहा है, वो मर रहे हैं। ये अक्षर तो चल रहे हैं तो बेकार हो। तो यस, RV प्लस ERV, FRC। व्हाट इज FRC? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। याद रखो, TV प्लस ERV प्लस IRV, पक्का? इट इज VC। ये क्या है? IC प्लस IRV, इट इज इक्वल टू VC। ये क्या है? IC प्लस ERV, ये भी क्या है? VC। नहीं आया? फिर से कर लेते हैं। बताओ, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है? ये क्या है? पक्का? ऐसे करते और अच्छा रहेगा। IRV प्लस TV प्लस ERV, पक्का? ये दोनों तो IC प्लस ERV, बोलो क्या है? बोलो VC है? ये भी VC है? उल्टा करो, ये क्या है? हाँ, EC प्लस IRV, बोलो IR, ये भी क्या है? VC। नहीं आया? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोलो ये क्या हो गया? FRC। ये हो गया VC, ये VC हो गया, FRC, EC, IC, and the last one is TLC. What is TLC? IRV, TV, ERV प्लस, हाँ, अब जो मर्जी चाहो। ये क्या है? FRC, बोलो FRC। ये क्या है? FRC प्लस IC, TS। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ो, EC, IRV, RV। समझ गए? और यहां से इतना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो आप लोग का दिमाग घबराने लगता है। कोई भी कैलकुलेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और अगर इनकी फीलिंग बता दो फिर घर जाओ। फीलिंग बताओ। नॉर्मल एयर इनहेल और आउट, टाइडल वॉल्यूम के अलावा मैक्सिमम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा मैक्सिमम, हाँ, जो नहीं निकाल सकते, पक्का? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर IC, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर EC, हाँ, नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग में बची हुई FRC, हाँ, FRC याद रहेगा। और टोटल लंग कैपेसिटी। नहीं आया कि नहीं आया? सो टोटल कितने वॉल्यूम? नो, 4, कैपेसिटी 5। भाग रहे हो जल्दी जल्दी। 4 वॉल्यूम के नाम बताओगे? चलो, टाइडल वॉल्यूम, ERV, RV, कैपेसिटी के नाम बताओगे? कितने? 5। IC, EC,
FRC, VC, PLC, IC, inspiratory cap, EC, expiratory cap, FRC, functional residual capacity, VC, vital capacity. क्या वाकई समझ में आया? टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। आज शाम को छुट्टी है, बाकी 2, 4, 6 है आपका अटेंड। कौन सा? 2, 4, ठीक, टेक केयर।